हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे अबाउट पार्किंसन डिजीज। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है फैमिलियर पार्किंसन डिजीज। यानी कि जब हम कहते हैं ना कि पार्किंसन डिजीज का बहुत बड़ा रीज़न एक जेनेटिक भी है कि अगर आपके पेरेंट्स में फोर फादर्स में अगर ये डिजीज़ है तो आप में होने के चांसेस हैं, तो वो क्या रीज़न है या फिर हमारे जीन में कौन सा ऐसा चेंज आता है, कौन सी प्रोटीन्स होती हैं जो आपके पार्किंसन डिजीज़ होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। ठीक है, तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि हमारी दो ऐसी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रोटीन है? सबसे पहली प्रोटीन है हमारी अल्फा साइनुक्लिन, ठीक है, और दूसरी प्रोटीन का नाम है पार्किन। ये दो प्रोटीन है। अगर इन दोनों प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाता है, क्योंकि जेनेटिक की बात हम कर रहे हैं ना, जीन्स में कुछ चेंज होना, सडन चेंजेस ना, तो अगर आपके जो साइनुक्लिन प्रोटीन है या पार्किन प्रोटीन है, इनको बनाने वाले जो जीन है, हमारे डीएनए में प्रेजेंट जो जीन है, अगर उनमें कोई भी म्यूटेशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो प्रोटीन बनेंगी, ये प्रोटीन आपकी डिफेक्टिव प्रोटीन बनेंगी, है ना। नॉर्मली अब इसके लिए जानना ये जरूरी है कि नॉर्मली ये प्रोटीन क्या करती है। अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसे पार्किंसन नहीं है, उसके केस में ये प्रोटीन क्या कर रही है, और अगर इनमें म्यूटेशन होगा तो ऑब्वियसली इनका वो फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात। तो हमारा जो अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन है, इसका काम क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर ये हमारा क्या है, न्यूरॉन का टर्मिनल है, और इस तरीके से हमें पता है टर्मिनल में क्या होती है, हमारी सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, और सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर हमारा क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अभी हम बात कर रहे हैं पार्किंसन डिजीज की, और आप सब जानते हैं पार्किंसन डिजीज में जो न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्टेड है, यानी कि जिसका लेवल कम है, वो कौन सा है, डोपामीन है। और आपको ध्यान रखना है ये जो प्रोटीन्स हैं, ये क्या है, हमारी जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है वहां उसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये वेसिकल बर्स्ट होती है। क्यों होती है आपको पता है, डीपोलराइजेशन की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके कहाँ आता है, क्लेफ्ट में आता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा होता है जो वापस से रीअपटेक कर लिया जाता है बाय प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, वापस से ये न्यूरॉन इसे वापस ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर वापस वेसिकल के अंदर पैक हो जाता है। यही मैंने फेट आपको बताया था, डिटेल में नहीं जा रहे, फेट आपको पूरे पता है। मैं केवल जिस बात पे हमें फोकस करना है वही बता रही हूँ। ट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद क्या होता है, पहला वाला न्यूरॉन यानी कि जिसने रिलीज किया है, वो इसमें से कुछ बहुत न्यूरोट्रांसमीटर को ऊपर ले लेता है और वो वापस वेसिकल में पैक हो जाता है। ये हमें पता है। ठीक है, अब होता क्या है, और आपको ये भी पता है कि ये वेसिकल में पैक होता है और इसमें से कुछ बहुत जो बाहर रह जाता है उसका क्या हो जाता है, सपोज ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, थोड़ा बहुत बाहर भी रह रहा है, अंदर भी जाएगा, वेसिकल में पैक होगा, लेकिन अगर ये बाहर रह गया तो क्या होगा, इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा बाय माओ एंजाइम, है ना। स्पेसिफिकली कौन सा एंजाइम रहेगा, माओ बी। मैंने बताया था मोनोअमीन ऑक्सीडेज दो फॉर्म होती हैं इसकी, माओ ए एंड माओ बी। माओ ए नॉरएड्रेनालिन और 5-HT के लिए ज्यादा काम करती है, यानी कि उनके मेटाबॉलिज्म, उनके डिग्रेडेशन में रोल प्ले करती है, जबकि डोपामीन के डिग्रेडेशन के लिए माओ बी एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है। इतना पता है ना सबको, क्लियर है। तो माओ बी अंदर वेट कर रहा है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि न्यूरॉन भी एक सेल है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही होगा। तो माओ बी, तो दो चीजें हो रही हैं, रीअपटेक होने के बाद कुछ तो वेसिकल के अंदर पैक हो जा रहा है, जो वेसिकल के अंदर नहीं गया, जो बाहर रह गया साइटोसोल में, उसे माओ बी डिग्रेड कर देता है। यही बताया था। अब देखो क्या होता है, जो ये साइनुक्लिन प्रोटीन है ना, वैसे तो आपको ध्यान में रखना है ये जितनी भी प्रोटीन है इनके एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता है, मैं केवल आपको प्रपोज्ड मैकेनिज्म बता रही हूँ जिनके बेसिस पे ये बोला गया कि शायद ये रीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या बोला गया है कि जो ये आपकी सिनेप्टिक वेसिकल में रिसाइकलिंग हो रही है ना, यानी कि ये न्यूरोट्रांसमीटर एक बार रिलीज होने के बाद वेसिकल से ही रिलीज हो रहा है और वापस रीअपटेक के थ्रू वेसिकल में ही आ जा रहा है। तो ये जो रिसाइकलिंग हो रही है ना, इसके लिए ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, तो यानी कि अल्फा साइनुक्लिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिनेप्टिक वेसिकुलर रिसाइकलिंग। और रिसाइकलिंग समझ में आ रही है क्या होती है, ठीक है।
वहीं से रिलीज हुआ, वापस रीअपटेक होके वही आ गया, तो ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मुझे ये बताइए, जिस इंसान को पार्किंसन डिजीज है और वो भी फैमिलियर, यानी कि उसकी जो अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन है इसमें म्यूटेशन आ चुका है, ठीक है, जो जीन थे इसको बनाने वाले, इस प्रोटीन को बनाने वाले जो जीन थे उनमें म्यूटेशन आ गया है, तो क्या अल्फा साइनुक्लिन अब ये काम कर पाएगी? जो ये वेसिकुलर आपका रिसाइकलिंग हो रही है ये हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो दिस फंक्शन इज लॉस्ट इन पार्किंसन डिजीज पेशेंट। ओके, अगर साइनुक्लिन प्रोटीन में आपका म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन प्रोटीन में नहीं जीन में, ठीक है, तो जो प्रोटीन बनेगी वो डिफेक्टिव बनेगी, फंक्शन क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, इन पीडी पेशेंट। तो ये आपका इन ऐसे पर्सन में ये वाला फंक्शन आपका लॉस्ट हो जाएगा बेसिकली, और ये फंक्शन लॉस्ट होगा तो बताइए क्या होगा, वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर ऊपर तो आ गया, लेकिन वेसिकल के अंदर जाने के लिए इसे इस प्रोटीन की जरूरत पड़ती थी, अब ये वेसिकल के अंदर नहीं जा पाएगा, तो सारा का सारा कहाँ रहेगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में रहेगा तो अब MAO-B को अच्छा खासा मौका मिल गया है इसे डिग्रेड करने का, तो क्या होगा, सारा जो भी आपका डोपामीन है उसका क्या हो जाएगा, डोपामीन डिग्रेड हो जाएगा। सो मैं सिंपली लिख रही हूँ, डोपामीन डिग्रेडेशन बाय MAO-B, ठीक है, जो हमारा MAO-B है अब इसे मौका मिल गया है भाई, वेसिकल के अंदर तो ये जा नहीं पा रहा है, तो सारे के सारे को क्या कर देगा, ये डिग्रेड कर देगा, और इसके डिग्रेडेशन की वजह से क्या होगा, डोपामीन का लेवल आपका खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप ये बताइए, अगर डोपामीन का लेवल कम होगा तो उससे क्या होगा, क्या होगा, पार्किंसन के सिम्टम आएंगे ना। दूसरी बात, जब क्या होता है, MAO-B बहुत ज्यादा काम करता है, MAO-B क्योंकि ऑक्सीडेज एंजाइम है, कहाँ पे होता है मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस में होता है, आउटर लाइनिंग में होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है तो सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। ध्यान में रखेंगे इस बात को, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, MAO-B को बहुत ज्यादा डोपामीन मिल गया है डिग्रेड करने के लिए, तो जब ये डिग्रेडेशन होगा तो इसकी वजह से एक और चीज होगी, वो क्या होगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने का मतलब समझते हैं ना, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब रिएक्शंस ज्यादा होती हैं तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन भी उतनी ही ज्यादा होती है। एटीपी तो बन ही रहा है, लेकिन साथ में फ्री रेडिकल्स भी बन रहे हैं, और फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, आपके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स बेसिकली क्या है, नेसेंट O आयंस है। सो जैसे ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या होता है बेटा, इससे हमारी क्या होती है, मेम्ब्रेन, जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है वो डैमेज होती है, और जब मेम्ब्रेन आपकी डैमेज हो जाएगी न्यूरॉन की तो क्या होगा, सेल डेथ। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस विल रिजल्ट इनटू न्यूरोनल डेथ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप जानते हैं ना पार्किंसन के केस में हो क्या रहा है, डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स हैं उनकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन कम है इसलिए तो डोपामिन कम बन रहा है। देखो अब कैसे इस प्रोटीन में म्यूटेशन की वजह से न्यूरोनल डेथ हुई। ठीक है, अब बात करते हैं पार्किन की। अब ये पार्किन क्या करता है, ठीक है, इसे भी समझ लेते हैं। तो पार्किन क्या करता है, सपोज ये अल्फा साइनुक्लिन था, ठीक है, अल्फा साइनुक्लिन की जीन में म्यूटेशन हो गया था, ठीक, तो म्यूटेशन हो गया तो इसका मतलब जो अल्फा साइनुक्लिन बना होगा वो कैसा होगा, डिफेक्टिव होगा, ठीक है, एबनॉर्मल होगा। ठीक है, पार्किन का काम क्या होता है, ऐसी एबनॉर्मल प्रोटीन का डिग्रेडेशन करना। अगर आप खुद सोचिए कि अल्फा साइनुक्लिन बनते ही, अगर ये जो म्यूटेटेड जीन की वजह से अल्फा साइनुक्लिन बना था, अगर ये उसी टाइम डिग्रेड हो जाता तो क्या ये प्रॉब्लम आगे की ओर बढ़ती, क्या ये प्रोसेस आगे होती। ठीक है, तो पार्किन क्या करता है, ऐसी कोई भी आपकी जो रॉक प्रोटीन होती हैं, ठीक है, ऐसी प्रोटीन मतलब एबनॉर्मल जो प्रोटीन है, जो कि जैसी होनी नहीं चाहिए थी वैसी अगर प्रोटीन बन चुकी हैं ड्यू टू म्यूटेशन आपके जेनेटिक मेकअप की वजह से, तो ऐसे केस में पार्किन क्या करता है, ऐसी प्रोटीन को रिमूव करने का काम करता है। लेकिन अगर गलती से इस पार्किन में ही म्यूटेशन हो जाए, अगर इस प्रोटीन में भी, इस प्रोटीन को बनाने वाले जीन भी म्यूटेट हो जाए तो क्या होगा, क्या पार्किन अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। चलिए पहले लिख लेते हैं,
पार्किन का फंक्शन क्या था, पार्किन एग्जैक्टली क्या करती थी, अगर फंक्शनल पार्किन है तो ये क्या करती थी, डिग्रेडेशन करती थी ऑफ रॉग प्रोटीन। रॉग प्रोटीन मीन्स होती है ऐसी प्रोटीन जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है, ये इसका काम था। लेकिन पार्किन में क्योंकि म्यूटेशन हो गया है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, लॉस्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। अब जो आपकी रॉक प्रोटीन है यानी कि एबनॉर्मल प्रोटीन अगर बनी है तो उन्हें हटा पाना बहुत मुश्किल है, उनका डिग्रेडेशन बहुत मुश्किल है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो ये साइनक्लीन बनी थी एबनॉर्मल, ये क्या रहेगी, न्यूरॉन के अंदर ही रहेगी। और फाइनली इसकी वजह से भी क्या होगा, अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ लिंक कर दूं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसकी वजह से भी क्या होगी, न्यूरोनल डेथ ही होनी है, क्योंकि जब एबनॉर्मल प्रोटीन को आप हटा ही नहीं पाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। एक और इसमें आपको ध्यान में रखना है, ये तो थी केवल अल्फा साइनक्लीन से मैंने लिंक करके आपको बता दिया, इसके अलावा भी बहुत सारी एबनॉर्मल प्रोटीन हमारे न्यूरॉन हमारे सेल्स के अंदर बनती है, ठीक है। जब हम रॉक प्रोटीन की बात करते हैं तो ये केवल साइनक्लीन की बात नहीं हो रही है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोटीन बनती हैं जो एबनॉर्मल बन रही हैं। पार्किन, जब पार्किन की जीन में म्यूटेशन हो गया यानी कि वो प्रोटीन भी हट नहीं पाएंगी, है ना, तो उन प्रोटीन के नहीं हटने की वजह से क्या होता है, वो सारी प्रोटीन ना इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। सेल के अंदर वो प्रोटीन जो आपकी रिमूव नहीं हो पा रही थी, एबनॉर्मल थी, वो क्या हो गई, इकट्ठा हो गई और इन्होंने क्या बना दिया, लुई बॉडी बना दी। आपने नेम भी सुना होगा। तो जो ये प्रोटीन है, रॉक प्रोटीन है, ये क्या हो जाएंगी, आपकी एग्रीगेट हो जाएंगी, और एग्रीगेट होने के बाद क्या बना देंगी, ये आपकी लुई बॉडीज बना देंगी। और ये लुई बॉडीज क्या होती हैं आपकी, जहां पे भी जाके डिपॉजिट होती हैं वहां पे आपका क्या होगा, वो सेल, वो न्यूरॉन आपका डैमेज हो गई, तो इसको भी आप डायरेक्टली इससे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। और ये जो लुई बॉडी है, मैंने बार बार बोला लुई बॉडी, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होगी ना वो अल्फा साइनक्लीन ही होगी, क्योंकि ये रॉक प्रोटीन मैंने पहले ही बोला कि रॉक प्रोटीन सारी प्रोटीन्स होती हैं जो भी एबनॉर्मल प्रोटीन है, बट मैक्सिमम केसेस में अल्फा साइनक्लीन। तो आप बोल सकते हो जो ये लुई बॉडी तैयार हुई है, जो वो कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है एबनॉर्मल प्रोटीन्स का, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में अल्फा साइनक्लीन ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। और अल्फा साइनक्लीन प्रेजेंट होगी तो उसकी वजह से आप कभी भी अगर प्रोटीन्स का क्लस्टर बन जाता है, आपको मैंने अगर न्यूरोनल डेथ बताया था कैसे होती है, तो मैंने उसमें आपको बताया था जब हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं वो एबनॉर्मली एग्रीगेट बना देती हैं, ठीक है। और उस एग्रीगेट के डिपॉजिट होने की वजह से हो सकता है वो सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर डिपॉजिट हो जाए ये एग्रीगेट जो लुई बॉडी है, या फिर न्यूरॉन के बाहर डिपॉजिट हो जाए, दोनों जगह ये प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूरॉन है वो क्या होगा, अपनी फंक्शनैलिटी को खो देगा और उसके बाद रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, न्यूरोनल डेथ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका फैमिलियर पार्किंसन डिजीज का, कि किस कारण ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से म्यूटेशन है, हमारे कौन से ऐसे जीन हैं जो एक इंडिविजुअल में, जिसमें ये जीन में कोई भी म्यूटेशन नहीं है, उन्हें पार्किंसन नहीं रहेगा। अगर किसी एक इंसान का ये जो पार्किन और साइनक्लीन जीन है जो इन प्रोटीन्स को बनाता है, अगर उसमें कोई भी म्यूटेशन है, ठीक है, चेंजेस हैं, तो उसकी वजह से जो प्रोटीन बनेगी वो एबनॉर्मल प्रोटीन होगी, अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगी और रिजल्टेंट इफेक्ट आप जानते हैं क्या होगा, न्यूरोनल डेथ होगी। न्यूरॉन्स, कौन से न्यूरॉन, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है। ये प्रोटीन्स कहाँ की बात हो रही है, ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की। तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की डेथ होगी तो यानी कि डोपामिन का लेवल कम, डोपामिन का लेवल कम होगा तो ही तो पार्किंसन के सिम्टम आएंगे, ठीक है। तो ये था फैमिलियर पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है न्यूरोटॉक्सिन इंड्यूस्ड पार्किंसन डिजीज, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से न्यूरोटॉक्सिन्स भी होते हैं जिनकी वजह से पार्किंसन डिजीज हो सकती है, तो वो एक टॉपिक आपका है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।